मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स एक सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं, जिसका कोड है BAS 101 और BAS जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे 201। तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो पाँचों यूनिट से 2 मार्क्स का सेक्शन एक बनता है, सेक्शन ए। ठीक है, आज वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ जो ये आपके 14 मार्क्स का सेक्शन ए बनता है, इसमें से आप 12 मार्क्स तो ज़रूर गेन करेंगे। 14 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी रख ली कि जो 2 मार्क्स हैं उनको हमने अवॉइड कर लिया। तो दैट मीन्स कि आज की जो वीडियो है मिनिमम आप 12 मार्क्स यहाँ से गेन करके ही जाएंगे, अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देखा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इन्वॉल्व करके उनके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। ठीक है, जिन बच्चों ने मुझसे प्रीवियस टाइप में पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही मैं बता देता हूँ कि जो टॉपिक्स अभी हमने यहाँ पर नहीं किए, अगर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो न्यू सिलेबस की यूनिट 5th यहाँ पर ऐड हुई है, उसके का यहाँ पर मैटर नहीं है। मैंने कोशिश भी की, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण मैं उसको प्रोवाइड नहीं करा पाया। लेकिन आज की वीडियो में लास्ट में हम उसको भी कवर अप करेंगे। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने 2-3 टॉपिक वहाँ से भी कवर अप किए हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। सेक्शन बी जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है, कभी कभी वो पूरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट दे देता है सेक्शन बी, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो न्यूमेरिकल वाले भी आपके वीडियो अपलोड हैं, प्रीवियस हैं, यानी कि पुराने हैं वो वीडियोस, लेकिन आप वहाँ से कवर अप करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल भी आप टारगेट बनाइए कि 3 यूनिट के न्यूमेरिकल्स तो आप जरूर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 3 ही अटेम्प्ट कराएगा और हर एक यूनिट से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा, तो ऐसा ना हो कि सेक्शन भी पूरा ही आपका खराब हो जाए। ठीक, तो आज की वीडियो आप मान के चलिए 12 मार्क्स आप पक्का गेन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्पेशली सेपरेट टू वेवलेंथ्स। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो उस ग्रेटिंग की एबिलिटी होती है कि वो किन्हीं 2 वेवलेंथ्स को सेपरेट कर सके। दैट्स कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे देखें तो ये रिजॉल्व्ड लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर λ1 और λ2 दोनों अलग अलग सेपरेटली दिखाई गई है। जस्ट रिजॉल्व में दोनों लिटिल बिट सेपरेट है एक दूसरे से, λ1 और λ2 जो 2 वेवलेंथ है। लेकिन नॉट रिजॉल्व में अगर आप देखें तो λ1 और λ2 का जो ग्राफ है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो अब डिस्पर्सिव पावर क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट आर कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ग्रेटिंग। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर हम किसी ग्रेटिंग से कोई लाइट पास करते हैं और उस लाइट की हम वेवलेंथ चेंज करते चले जाते हैं, माना ये λ1 है, λ2 है, λ3 है, λ4 है, तो इस चेंज इन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसके एंगल में जो डिफ्रैक्शन में का जो एंगल है वो जो चेंज होगा, दैट्स कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ठीक है, यानी कि ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन द रेट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ग्रेटिंग। आप अगर डिफरेंट कलर्स की लाइट आप देखेंगे तो उनका जो एंगल है डिफ्रैक्शन का वो भी डिफरेंट है। ठीक, दैट्स कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग।
नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग क्या है, व्हाई सेंटर बिकम्स डार्क ऑलवेज इन न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी कि दो क्वेश्चन यहां से कंबाइन कर लिए गए हैं कि न्यूटन्स रिंग क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सेंटर्स बिकम डार्क, हमेशा न्यूटन्स रिंग का इन रिफ्लेक्टेड लाइट। सबसे पहले न्यूटन्स रिंग क्या है वो देख लेते हैं। इट इज सेड दैट न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरफेरेंस पैटर्न बिटवीन टू सरफेस कॉज्ड बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड बिटवीन देम, है ना, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटिंग, दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे क्योंकि वहां पर उसने पूछा है कि न्यूटन्स रिंग कैसे बनती, ट्रांसमिटिंग, ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग लिखेंगे। तो न्यूटन्स रिंग कैसे बनती है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है दो सरफेसेस के बीच में ड्यू टू द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट एंड ड्यू टू द ट्रांसमिटिंग ऑफ द लाइट। ये क्वेश्चन हो गया व्हाट आर द न्यूटन्स रिंग, ठीक। देन दूसरे क्वेश्चन का आंसर है द सेंटर फ्रिंज या सेंटर रिंग इन न्यूटन्स रिंग इज always dark in the case of reflected light या reflected system because the air film thickness formed at the center between the glass plate and the lens is zero, क्योंकि we know that the part difference 2 mu t cos r plus minus lambda by 2 according to the Stokes first theorem। जैसा कि आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा होगा न्यूटन्स रिंग वाला तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट के लिए लेते हैं कॉस आर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है बेटा कि जो थिकनेस है कहाँ पर सेंटर बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड द लेंस, जो ये आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो ये जो थिकनेस है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और थिकनेस 0 होने पर जब आप यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन वी गेट द पार्ट डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। और हम जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 जब होता है तो वी गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही क्या होता है, डार्क रिंग्स। तो इसलिए हमें कहां पर डार्क रिंग मिलती है, सेंटर पर, जब रिफ्लेक्टेड लाइट के अकॉर्डिंग हम मेजर कर रहे होते हैं न्यूटन्स रिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को हमने जो क्वेश्चन है उसको मैंने आप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए आप, ये सेंटर है ना, और यहाँ पर सेंटर पर थिकनेस की वैल्यू 0 है, और जब थिकनेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पार्ट डिफरेंस हमारा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 होने पर आपको रिंग्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, जहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ये वाला सेंटर ये क्या है, डार्क है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से न्यूटन्स रिंग डार्क बनती है रिफ्लेक्टेड लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है वो हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक। तो लिखेंगे ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफाइंस एन ऑप्टिकल कंपोनेंट विद ए periodic structure that splits the light into various beams that travel in different direction, ठीक है। यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है विद ए पीरियोडिक स्ट्रक्चर जो स्प्लिट करता है, स्प्लिट द लाइट इनटू वेरियस बीम्स, बहुत सारी बीम्स में उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। कहने का मतलब ये हो गया इसका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। यह सिंपली अगर आप समझें तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऐसा ऑप्टिकल एलिमेंट है जो मोर देन 2 स्लिट्स से बना होता है। आप यहां पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे आपकी n नंबर ऑफ स्लिट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि इन n स्लिट से जब लाइट पास होगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में आपकी पहुंचेगी, ठीक। दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। यानी कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाते इंटरफेरेंस को, वो देखते हैं। पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं और फिर आगे आपको थ्योरी में मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। तो हम अगर रिकॉल करें तो कोहेरेंट सोर्सेस कौन से होते हैं,
जहां पर एक से ज्यादा सोर्सेज से जो लाइट निकलती है उनके बीच का फेस डिफरेंस या कांस्टेंट फेस डिफरेंस लेकर चलें, वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज हो जाते हैं। अगर आप देखें, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है और ये सोर्स 4 है। तो आप देख रहे होंगे इन सभी सोर्सेज का जो फेस डिफरेंस है वो सेम है, या ये सारी वेव्स जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट कवर अप करके चल रही हैं। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अगर आप यहीं पे इनकोहेरेंट सोर्सेज देखें तो ये सोर्सेज जैसे S1 है, S2 है, S3 है और S4 है, तो इन सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है उनको अगर आप देखें तो कोई इधर को जा रही है, फिर कोई इधर को जा रही है, कोई आप देख रहे होंगे यहाँ जा रही है, कोई फिर आप देख रहे होंगे यहाँ जा रही है। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सिमिलर नहीं है, सो दैट दीज आर कॉल्ड द इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है। आप जैसे अगर यहीं पे देखें, एक आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप किसी भी सोर्स की लाइट को दो स्लिट से पास करते हैं तो वहां पर दो सोर्सेज बन जाते हैं, और उन सोर्सेज से जो लाइट आगे ट्रेवल करती है वो आपकी कोहेरेंट लाइट होती है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखें तो इनकी डायरेक्शन सेम है और सेम फेस डिफरेंस है। ठीक है। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हो जाते हैं। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, या तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप उन्हें लिख सकते हैं, या फिर मैं आगे थ्योरी में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टू independent sources of light cannot be coherent because they cannot emit wave continuously in same direction। ठीक है, ये लाइन और ऐड कर लेंगे, सेम डायरेक्शन। यानी कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट नहीं होते, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में लाइट को एमिट नहीं कर पाते। सेकंड, two independent sources of light will not have same phase or constant phase difference between them। जैसे अभी मैंने पीछे डायग्राम में आपको वेव्स दिखाई, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो कभी भी सेम फेस या कांस्टेंट फेस डिफरेंस की लाइट को एमिट नहीं करते। दे विल हैव रैंडम फेस डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि वो कांस्टेंट फेस डिफरेंस या कांस्टेंट फेस के साथ लाइट को एमिट नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनके बीच में रैंडम फेस डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं इंटरफेरेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन रेफर्स टू द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय एनी हीटेड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी एक रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो एमिट होता है बाय ए हीटेड ऑब्जेक्ट। किसी भी एक हीटेड ऑब्जेक्ट को अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर हम उसको हीट अप करें तो वहां से बहुत सारी या फिर सभी कलर्स की लाइट एमिट होती है। ठीक है, या फिर हम इसको डीपली समझें तो ए ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज बोथ ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर। यानी कि ब्लैक बॉडी जो है वो दोनों होते हैं, एब्जॉर्बर भी होता है और एमिटर भी होता है, क्योंकि सबसे पहले जब तक आप उसको हीट अप करेंगे तो उसको आप एनर्जी दे रहे हैं, वो सबको एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। फिर जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, तो वहां पर जाकर वो लाइट को क्या कर देगा, एमिट करना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो यानी कि जो आपका ब्लैक बॉडी होता है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और एक परफेक्ट एमिटर भी होता है, absorbing all incident radiation and emitting all possible radiations। ठीक है, ब्लैक बॉडीज डू नॉट नीड टू बी ब्लैक। ऐसा नहीं कि जो ब्लैक ही दिखेगी वही ब्लैक बॉडी होगी। ठीक, फुल स्टॉप। द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लैक बॉडी। आप सन को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्लैक बॉडी का, क्योंकि वहां से जो लाइट एमिट हो रही है अगर आप देखें तो वहां पर हर पॉसिबल रेडिएशन की लाइट एमिट होती है। तो दैट्स कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप कोई भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे विंस लॉ पूछता है, रेलाइंग जीन्स लॉ पूछता है और कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है वही नोट्स मैंने उठाए हैं, तो अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कुछ भी पूछ सकता है। डिफाइन कॉम्पटन इफेक्ट, what is Compton effect, discuss Compton effect, explain Compton
आप उस पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन का एक सैंपल आपको मिल गया, यानी कि एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे द कॉम्पटन इफेक्ट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट दैट इज एब्जॉर्ब व्हेन एक्स-रेज आर स्कैटर्ड ऑन मटेरियल। यानी कि इसको जो मेजर किया गया वो किसके लिए, जो एक्स-रेज हैं किसी मटेरियल पर टकराकर स्कैटर्ड होती हैं। ठीक, कॉम्पटन स्टडी दिस इफेक्ट इन 1922। इस इफेक्ट को 1922 में कॉम्पटन ने स्टडी किया। उस स्टडी के दौरान उसने क्या देखा, कॉम्पटन फाउंड वेवलेंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, जबकि वो डिपेंड करती है ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कि किस एंगल पर आपका फोटोन या लाइट स्कैटर हुई है। कब, जब आपकी किसी मटेरियल पर टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो रही है, उसके बाद की बात चल रही है ये, तो वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि इस पर जो उसकी वेवलेंथ है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, सॉरी, वो डिपेंड करेगी किस एंगल पर स्कैटर्ड हुआ है। वही फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन m नॉट c, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, देन यू गेट हियर cos phi। तो यानी कि phi जो है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, तो जिस एंगल पर स्कैटर हो रही है वो चेंज इन वेवलेंथ उसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको केवल इतना लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, जो मैं अभी पीछे बता रहा था विंस लॉ और रेलाइन जीन्स लॉ। तो पहले विंस लॉ देख लेते हैं। यहाँ पर विंस लॉ में लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विच gives relationship between the temperature of a black body and the wavelength at which it emits the most light। ठीक है, यानी कि विंस लॉ एक रिलेशन बताता है इसके बीच में, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड वेवलेंथ जो एमिट्स करती हैं डिफरेंट लाइट। ठीक है ना, ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ lambda m for which emission power is maximum, क्योंकि lambda m है ना तो मैक्सिमम ही है, is inversely proportional to the absorbed temperature of the body। यानी कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो बॉडी ने उस बॉडी ने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है। दैट मीन्स lambda m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई लैम्डा एम यानी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, टी की पावर 5, यानी कि उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर की पावर 5 की। ठीक है, एक लिमिटेशन है, विंस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एग्री विद ए एक्सपेरिमेंटल कर्व फॉर शॉर्टर वेवलेंथ बट नॉट फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ। ये किसकी लिमिटेशन है कि विंस लॉ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ्स को ही एक्सप्रेस्ड कर पाता है, ना कि लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक, तो अगर वो आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो आप पहली वाली डेफिनेशन लिखिए बस। ठीक, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आगे नेक्स्ट, रेलाइन जीन्स लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T and at a given wavelength lambda is directly proportional to T and inversely proportional to lambda की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो थर्मल रेडिएशन हो रहा है ब्लैक बॉडी से एट ए टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर और एक गिवन वेवलेंथ लैम्डा पर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा की पावर 4 पे। तो क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो दैट मीन्स E कुछ एनर्जी वहां पर निकल रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 की, क्योंकि 8 पाई के ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। इट इज लिमिटेड फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ, जैसा कि विंस लॉ था वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लिमिटेड था, ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लिमिटेड।
ठीक है। तो अगर रेलाइन जीन्स लॉ, विंस लॉ आपसे पूछता है तो आपको केवल इतना डिफाइन करना है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर पूछता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, प्लैंक्स लॉ describe the spectral density of electromagnetic radiation। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हो रहा है ब्लैक बॉडी से उसको ही डिफाइन करता है। These radiations are emitted by black body when they remains in the thermal equilibrium at a given temperature। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है उसी को डिस्क्राइब करता है आपका प्लैंक्स लॉ। This law gives the spectral distribution of radiation from a black body। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इट अप्लाइज फॉर द शॉर्टर as well as longer wavelength। अभी आपने जो तो पीछे लेंथ क्या पढ़े हैं, फॉर लॉज पढ़े हैं, वो लॉज जैसे विंस लॉ था वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए था, और फिर आपका रेलाइन जीन्स लॉ था वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए था, लेकिन प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर शॉर्टर एज वेल एज फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ दोनों के लिए यूज्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ। ये क्या है, तो लिखेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ is a measure of how deep light or any electromagnetic radiation can penetrate into material। यानी कि penetration depth या skin depth क्या है कि वो बताती है एबिलिटी कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी अंदर तक उस मटेरियल को पेनिट्रेट कर पा रहा है। दैट्स कॉल्ड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ। चलिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्वेश्चन जो है ये आपके सेकंड यूनिट से बिलोंग करते हैं, तो इस पे भी ध्यान देंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट दैट फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर आप नाम ही इसका देखें तो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। ठीक है, डिस्प्लेस होना। ठीक, मतलब ये है। तो आप अगर देखते हैं तो कैपेसिटर्स की दो प्लेट होती हैं, तो जब आपका करंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर डिस्प्लेस्ड होता है ड्यू टू द चार्जेस डिस्प्लेसमेंट, वो करंट जो फ्लो होगी बिटवीन बोथ दीज प्लेट्स दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर देख रहे होंगे IC कंडक्टिंग करंट, और यहाँ पर फिर ये जो करंट फ्लो होगी दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आपके चार्जेस क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, और यहाँ पर इनके कारण एक करंट फ्लो हो रहा है दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस डिस्कस कीजिए ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को, तो आप इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट बाय द कोर, क्लैडिंग एंड बफर जैकेट, और बफर जैकेट ऑल्सो कंक्लूड या डिजाइन बाय प्राइमरी कोटिंग, सेकेंडरी कोटिंग एटसेट्रा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जो बफर जैकेट ऊपर लगाते हैं क्लैडिंग के ऊपर, तो वो आपकी 2 लेयर भी हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, 3 लेयर भी हो सकती है, 4 लेयर भी हो सकती है, लेकिन मेन क्या है, कोर है, क्लैडिंग है और बफर जैकेट है। उन बफर जैकेट को आप जैसे प्राइमरी कोटिंग बोल दिया, सेकेंडरी कोटिंग बोल दिया, थर्ड कोटिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है, कोर का क्लैडिंग का N2 होता है, या फिर कहीं कहीं पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 देखेंगे, μ2 देखेंगे, तो ये भी आप वहाँ पर लिख देंगे। बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है और कोई एक्सप्लेन करने की डीप में जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, या फिर व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर गेटिंग द TIR। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का। तो सब जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स TIR। ये क्या है,
ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन फिजिक्स, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे of light within medium such as water or glass from the surrounding surface back into the medium। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाटर का मीडियम है या फिर कोई आपका ग्लास मीडियम है या कोई एयर मीडियम है, और अगर वहां से कोई अदर सरफेस पे जिस पर दूसरी तरफ अलग मीडियम है वहां पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही थी उसी में वापस हो जाती है कंप्लीटली, तो वो कहलाता है TIR। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ब्लू वाली लाइन, ये लाइट यहाँ से गई और इस सरफेस से टकराई और टकराने के बाद इसी सरफेस में वापस हो गई, तो दैट मीन्स इट इज TIR। ठीक है, तो ये आपको मिल गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना occurs if the angle of incidence is greater than certain limiting angle called the critical angle। यानी कि ये वाला फिनोमिना तभी आपको मिलेगा, एक कंडीशन ये हो गई कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, दैट मीन्स थीटा आई ग्रेटर देन फाई सी, या फिर हम इसको फाई सी को थीटा सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में नोटेशन फाई सी से रहती है और कुछ बुक्स में नोटेशन थीटा सी से रहता है, देयर इज ए नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये हो गया पहली सिचुएशन। ये अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं TIR को गेट करने की। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है, यानी कि ट्रेवल कर रही है जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस दूसरे मीडियम से जिसके सरफेस से टकरा रही है उससे ज्यादा होना चाहिए, लिटिल बिट। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम N1 ग्रेटर देन सेकेंड मटेरियल N2। तो ये दो कंडीशंस हैं जिससे कि आपको TIR अचीव होगा। ठीक है, या TIR मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंगल, या डिफाइन एक्सेप्टेंस एंगल या एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस एंगल। तो वो क्या आप लिखेंगे? एक्सेप्टेंस एंगल फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेरेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल ऑप्टिकल फाइबर का जिस पर इंसिडेंट करे लाइट, है ना, और वो एंटर कर जाए, लाइट रे एंटर्स एंड ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर, और मैं आगे लिख देता हूं अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर मतलब है कि कोर में वो ट्रेवल कर जाए, तो वो एंगल आपका एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यहाँ पर हैं। तो एक वेव जो आपकी ये वाली है सबसे अंदर की, तो आप देख रहे होंगे ये इस सरफेस से टकराते ही आपकी इसी में कोर में ही वापस हो गई है, और इसी को आप बोलते हैं TIR। तो यानी कि ये वाला एंगल जो है, जो वाली वेव आपकी एंटर करी है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में, और ट्रेवल करी है इन द कोर, वो एंगल आपका एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा और वही मैक्सिमम एंगल होगा। ठीक है, उससे ज्यादा एंगल पर अगर आप लाइट को एंटर कराएंगे तो वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाहर निकल गई ये वाली। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एक्सेप्टेंस एंगल। आगे देखते हैं एक्सेप्टेंस कोण क्या है। तो एक्सेप्टेंस कोण अगर पूछता है तो वो क्या लिखेंगे, द लाइट वेव्स एक्सेप्टेड बाय द कोर आर एक्सप्रेस्ड एज ए कोण। तो यानी कि वो एंगल्स की एक रेंज जहां पर आपकी सारी वेव्स या जिसके अंदर सारी वेव्स एक्सेप्ट कर ली जाए ऑप्टिकल फाइबर से और वो शेप एक कोन की तरह होती है, वही एंगल कहलाएगा आपका एक्सेप्टेंस कोन। द लार्जर द एक्सेप्टेंस कोन द लार्जर द न्यूमेरिकल अपर्चर। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे, या न्यूमेरिकल अपर्चर मैं आपको यही बता देता हूँ। न्यूमेरिकल अपर्चर अगर पूछता है तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, वो डिफाइन करता है कि किसी ऑप्टिकल फाइबर की लाइट गैदरिंग कैपेसिटी कितनी है। मतलब कि कोई ऑप्टिकल फाइबर कितनी लाइट को एक साथ गैदर कर सकता है या एक साथ रिसीव कर सकता है, अपने अंदर ट्रेवल करा सकता है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। तो जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस कोन होगा उतना ज्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा। दिस मीन्स दैट
द फाइबर इज एबल टू एक्सेप्ट एंड प्रोपोगेट मोर लाइट। इससे क्या होगा कि अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा है तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि ज़्यादा लाइट को एक्सेप्ट करेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर और ज़्यादा लाइट प्रोपोगेट कर पाएगी आपके ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस कोन और न्यूमेरिकल अपर्चर दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, आगे टॉपिक आता है क्रिटिकल एंगल। जो भी क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल इन ऑप्टिक्स द ग्रेटेस्ट एंगल एट विच रे ऑफ लाइट travel in one transparent medium can strike the boundary between the medium and a second of lower refractive index without being total reflected within the first medium। कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहां पर उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन एंगल होने पर आपको TIR मिल जाएगा, वो आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आप ब्लैक कलर की अगर ये देखें तो ये एक मीडियम से एंटर की, ग्लास वाले मीडियम से, और सरफेस पर टकराई ग्लास और एयर की, ये जो है यहाँ पर, तो ये कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर आपने इस एंगल को बढ़ाया, आपने जैसे इस एंगल को बढ़ाया तो आपने देखा होगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर से बढ़ जाएगा इधर को, और आपको ये उस सरफेस पर, जो दोनों का सरफेस है, वहां पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और जब इस पे स्ट्राइक की, अब इस क्रिटिकल एंगल से, यानी कि हमने बोल दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 90 हो जाता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या वो इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, वो आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अगर आप इधर से देखें तो दिस इज ए इंसिडेंट एंगल, और इस इंसिडेंट एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90, दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। और जैसे इस क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल बढ़ेगा तो ये आपको TIR मिल जाएगा, क्योंकि उसी मीडियम में आपकी लाइट रे वापस हो जाएगी। और जब ये इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा हुआ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल। अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर TIR मिल गया है, और एक्सेप्टेंस एंगल वही एंगल होता है जिसमें आपकी रे एंटर कर जाए ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आप क्रिटिकल एंगल को चाहे तो ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिए, या दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल फाइबर में ही लॉस, और वो लॉस है एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन लॉस अगर वो 2 नंबर में पूछता है तो आपको क्या लिखना है? एटेन्यूएशन, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ, ये आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एटेन्यूएशन इज द लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर, यानी कि ऑप्टिकल पावर का एक लॉस है, किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में, दैट्स कॉल्ड द एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर टेक प्लेस ड्यू टू एलिमेंट लाइक कपलर, स्प्लाइस, कनेक्टर्स एंड फाइबर इटसेल्फ। ये जो एटेन्यूएशन लॉस ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ये डिफरेंट टाइप से आपका इंट्रोड्यूस होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर ऑप्टिकल फाइबर दब गया है और जब इस पे लाइट टकराएगी तो ये थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, या कुछ चेंज यहाँ पर आ जाएगा, कुछ प्रेशर से हमारा यहाँ पर फाइबर दब गया है, प्रेस हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपने भेजा, ये ट्रांसमिट हुआ, तो ये एटेन्यूएट है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट कलर की इमेज है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से, ये एम्पलीफायर आपने लगा दिया, तो आप इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को जब एटेन्यूएट हो जाता है या फिर पावर का लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है ऑप्टिकल फाइबर से। ठीक है, तो ये एटेन्यूएशन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और डिफरेंट टाइप्स के अगर वो लॉसेस पूछ लेता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो वो इस तरीके से हैं। जैसे एक सिंपल जो एग्जाम्पल है वो है स्कैटरिंग लॉस। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे ही लाइट्स वेव आपकी मूव कर रही हैं किसमें? कोर में, ये कोर है आपका, है ना, और बीच में माना कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ पर रह गई जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे कोर को, तो जैसे इस पे लाइट टकराएगी और वो टकराने के बाद इस इम्प्योरिटी का नेचर ऐसा था कि वो उस लाइट को बिखेर देगा, तो इसने हर एक डायरेक्शन में इस लाइट को बिखेर दिया। तो जब ये लाइट बिखरी तो इसकी एनर्जी भी डिवाइड हो गई सभी लाइट्स में, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक तरीके से लॉस हुआ है ऑप्टिकल फाइबर।
चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये भी एक तरीके का लॉस है, दैट्स कॉल्ड द स्कैटरिंग लॉस। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे आते हैं, अब लेज़र पे पहुंचते हैं। तो लेज़र से जैसे पूछ लेगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जब आपका स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन, मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है। जब आप इसको कोई भी एनर्जी बाहर से देंगे तो ये एनर्जी को गेन करेगा और हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को लॉस भी करेगा, और जब ये लॉस करेगा तो एक फोटोन को जनरेट करेगा। तो जब ये फोटोन जनरेट हो रहा है वो कहलाएगा आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब जब आपके एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचा, उस स्टेट पर वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक पाएगा। जैसे ही वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो उसका एनर्जी लेवल घटेगा और वो नीचे आएगा। दैट मीन्स एनर्जी का लॉस हुआ, और वो किस फॉर्म में जनरेट हुई, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन की फॉर्म में जनरेट हुई है तो यानी कि कुछ एमिशन हुआ है या एमिट हुई है लाइट, दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ एमिशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा फोटोन्स ऊपर जनरेट होंगे उनकी सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। ठीक है, और डीप में जाने के लिए आप जो लेज़र वाला वीडियो बना हुआ है वन शॉट, उसको देखें, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि आपका लेज़र का वर्किंग प्रिंसिपल भी होता है ना। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, जब आपका फोटोन ऊपर से नीचे आ रहा है, उससे पहले जो स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको मिला और एक फोटोन आपका जनरेट हुआ, तो ये फोटोन भी आगे बढ़ता हुआ इस फोटोन से टकराएगा जो नीचे आ रहा है और एमिट हुआ है। तो जब ये फोटोन इससे टकराया तो अब आपके पास दो फोटोन्स जनरेट हुए, और वो दोनों फोटोन्स एक ही डायरेक्शन में, सेम वेवलेंथ, सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही आपका चाहिए होता है फॉर द लेज़र बीम, यानी कि इस लेज़र बीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर आपको ये जो लाइट मिलेगी ये कोहेरेंट ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से दो फोटोन्स या दो नंबर ऑफ फोटोन्स जनरेट हुए, दैट्स कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन में दो नंबर ऑफ फोटोन्स आपके जनरेट होते हैं जो सेम फेस और सेम डायरेक्शन में एक साथ ट्रेवल करते हैं, जिससे कि आपकी बीम ऑफ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और ये वर्किंग प्रिंसिपल आपका लेज़र का होता है। तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना होगा 2 मार्क्स की थ्योरी में। अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ये भी बार बार पूछा जाता है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस है। An atom in the excited state is induced to return to the ground state, thereby resulting in two photons of same frequency and energy is called the stimulated emission। यानी कि अगर डायरेक्ट वो स्टिमुलेटेड एमिशन पूछता है तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन में इनफ है, आप यही चीज लिखोगे बस। ऐसे अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन पूछता है तो आप लिखेंगे द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, thereby emitting a single photon without any external induced is called the spontaneous emission। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, the emitted photons move in the same direction and highly direction। ठीक है, जबकि spontaneous में the emitted photons move in all directions and are random। ठीक है, यानी कि वो हर एक डायरेक्शन में, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर इधर भाग रहा है, इधर भागेगा, फिर इधर भाग रहा है, तो ये हर एक डायरेक्शन में रेंडमली आपके भागते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, द रेडिएशन इज हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। यानी कि यहाँ से जो रेडिएशन हो रहा है वो हाईली इंटेंस होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा और कोहेरेंट होगा। जबकि यहाँ पर देखें, द रेडिएशन इज लेस इंटेंस एंड इज इनकोहेरेंट, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम होगी और ये इनकोहेरेंट होगा। नेक्स्ट डिफरेंस, द फोटोन्स आर इन फेज, देयर इज ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर जब एक ही डायरेक्शन में एक ही सारे फोटोन्स ट्रेवल कर रहे हैं तो यानी कि फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर होगा फोटोन्स आर नॉट इन फेज, देयर इज नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो इनके बीच में कोई भी फेज रिलेशनशिप नहीं होता है।
और लास्ट में द रेट ऑफ ट्रांजिशन इज गिवन बाई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कितने नंबर ऑफ, ये तो आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट हो जाएगा, इसको आप छोड़िए, कितनी इंटेंसिटी के फोटोन्स या ऊपर कितनी इंटेंसिटी ऑफ बीम आपका जनरेट हो रहा है और कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हायर एनर्जी स्टेट पर हैं, इस पर डिपेंड करेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पॉन्टेनियस में तो केवल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने ऊपर हैं उस पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी मतलब कितने ज्यादा फोटोन्स एक जगह पर इकट्ठा हुए, वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, लेजर बीम को जनरेट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें या फिर टॉपिक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा पॉपुलेशन का इन्वर्जन, मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे अगर मैं बताऊँ इस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस जगह पर पॉपुलेशन कम है, तो इस पॉपुलेशन का अगर हम यहाँ पर इन्वर्जन कर दें या यहाँ पर इस पॉपुलेशन को पहुँचा दें जिससे कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाए, दैट्स कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो वैसे ही ग्राउंड स्टेट से अगर नंबर ऑफ एटम्स एक हायर एनर्जी स्टेट पर ज्यादा हो जाएं तो वो कहलाएगा आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब इन एटम्स को आप एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो सबसे हायर एनर्जी स्टेट होगी वहां पर इनका लाइफ टाइम लगभग 10⁻⁻² सेकेंड या 10⁻⁻8 सेकेंड तक होता है। इतने सेकंड के लिए ये वहां पर टिकते हैं और उसके बाद ये तुरंत अपना एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करते हैं और नीचे आ जाते हैं। लेकिन हमने एक एनर्जी ऐसी स्टेबल, एक एनर्जी लेवल ऐसा बना दिया जहां पर इनका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कम समय के लिए रुक रहे हैं लेकिन यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रुक रहे हैं। तो यहाँ से तो जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं लेकिन यहाँ से कम टाइम पर नीचे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ इस एनर्जी स्टेट पर आपके इलेक्ट्रॉन या एटम्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन या एटम्स का पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड दिस स्टेट, और दिस स्टेट इज कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, आगे हम देखेंगे मेटास्टेबल स्टेट पे भी क्वेश्चन बनता है। तो आपका जब नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट लेस हो जाए कंपेयर टू द हायर एनर्जी स्टेट, वो कोई सी भी हो सकती है, जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे, तो वो कहलाता है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। जबकि मेटास्टेबल स्टेट क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को गेन करने में हेल्प करता है, और मेटास्टेबल स्टेट वो एनर्जी स्टेट होती है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन या एटम लगभग 10⁻³ सेकेंड तक स्टे करता है या रुकता है। दैट्स कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट। कैसे डिफाइन करेंगे, इट हेल्प्स फॉर गेटिंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिकॉज इन द मेटास्टेबल स्टेट, या बिकॉज this is a type of energy state where the electron या atom stay for the 10⁻³ सेकेंड। क्लियर है, तो वो आपकी मेटास्टेबल स्टेट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर बीम। जो लेजर बीम जनरेट होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो लेजर बीम की पूछिए तो हम लेजर बीम पे यहाँ पे देखेंगे, उसको कंपेयर भी किया हुआ है। मोनोक्रोमेटिक होगा, ठीक है, कोहेरेंट होंगी, डायरेक्शनल होगी और हाईली इंटेंस होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप नॉर्मल लाइट की बात करें जो आपके रूम में लगी होती है, वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, यानी कि एक कलर की नहीं होती। नॉन कोहेरेंट होती है, उसके फोटोन्स हर एक डायरेक्शन में भागते हैं। नॉन डायरेक्शनल होती है क्योंकि हर एक डायरेक्शन में आपके फोटोन्स जा रहे हैं, और उसी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई लेजर बीम की। अगर वो पूछता है तो आप सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लिखेंगे, फिर कोहेरेंट लिखेंगे, फिर डायरेक्शनल लिखेंगे, फिर हाई इंटेंसिटी लिखेंगे। ये प्रॉपर्टीज हैं लेजर बीम की, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, वो मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया, अदरवाइज आपको यही चीज़ लिखनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट से मैक्सवेल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था अपलोडेड हैं, जो अभी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है उनसे पहले की वीडियोस भी अपलोड हैं, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूनिट सेकंड के नाम से EMFT करके बनी हुई है, तो वो जरूर देखें। वहाँ से जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, डायरेक्टली डिफाइन करा सकता है मैक्सवेल की इक्वेशंस, तो वो मैं यहाँ पर आपको
बता देता हूँ, ठीक है। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोल देगा या फिर बोल देगा गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस इज प्रपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी एक क्लोज सरफेस के, वो प्रोपोर्शनल होता है उस क्लोज सरफेस के नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के, क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो उस सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड होता है। दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरीके से आप डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो ये आपका मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बोल लीजिए या फिर गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए। फिर मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जो है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म के लिए है। चाहे इस नाम से पूछ ले या मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डिफाइन कीजिए, इससे पूछ ले, आपको यही लिखना है। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स V, जिसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल V से, अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, है ना। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करें तो वो कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी फ्लक्स की लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं वही इससे बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। इस वजह से वो जो फ्लक्स, नेट फ्लक्स बनता है वो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ V इक्वल्स टू द जीरो। तो ये मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन डिफाइन हो जाती है। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? इसको हम नाम दे देते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ पूछ ले या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डिफाइन, आपको यही करना है। व्हेनेवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी अगर कंडक्टर हम किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास रखते हैं, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, ए करंट इज इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये तो करंट के बारे में हो गया, इंड्यूस्ड करंट के। लेकिन फैराडेज लॉ यही कहता है कि जब एक कंडक्टर को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास रखते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे, ये कोई कॉइल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से, और इसके पास हम एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक मैग्नेट लेकर आए और हम उसको मूवमेंट करा रहे हैं आगे पीछे, इधर दाएं बाएं, है ना। तो आप देख रहे होंगे अगर हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर रखते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ। तो आपने जो वोल्टमीटर यहाँ पर लगाया हुआ था मीटर, उसमें एक डिफ्लेक्शन हुआ जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है या मूव कर रहा है आपका। सेम एज इट इज अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं तो आप देख रहे होंगे फिर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा और फिर आपका जो डिफ्लेक्शन होगा मीटर में वो किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप कोई कंडक्टर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड द फैराडेज लॉ या मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। आगे आते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, और इसको हम एम्पियर्स लॉ का नाम भी देते हैं। यानी कि एम्पियर्स लॉ ही कहलाता है आपका मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये क्या है? इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट is proportional to the size of that electric current with a constant of proportionality equal to the permeability of free space। ठीक है, कहने का मतलब ये है म्यू नॉट J, ठीक है, या फिर म्यू नॉट I। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या? द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ V dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I, या फिर अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो डेल क्रॉस B इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट डेंसिटी G। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? म्यू नॉट है, और करंट डेंसिटी यहाँ पर J है।
राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इस एम्पेयर्स लॉ को। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन या एम्पेयर्स लॉ अगर पूछता है तो आपको ये डिफाइन करना है। चलिए आगे आते हैं। गिव स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। ये पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे 2 नंबर में भी पूछ लेता है कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है एच, at any point is measure of a rate of flow of electromagnetic energy per unit area at that point। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया, देन वी गेट ई क्रॉस एच, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग थ्योरम डिफाइन करती है। ठीक है, तो इतना स्टेटमेंट आपको लिखना है बस। चलिए आगे आते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन क्या है? वो एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि पार्टिकल का जो डुअल नेचर होता है वो डी ब्रोगली ने कैसे एक्सप्लेन किया, वही चीज हमें यहाँ पर बतानी। तो लिखा हुआ है based on an idea that the light and all other electromagnetic radiation may be considered as a particle or a wave nature। यानी कि कोई भी लाइट हो या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो पार्टिकल का नेचर भी लेता है और वेव का नेचर भी। ये इन 1923 में लुइस डी ब्रोगली ने बताया, which suggests that the same kind of duality must apply to the matter। वही सेम क्वालिटी डिपेंड किसके लिए होती है? मैटर के लिए होती है। कोई भी मैटर हो या कोई भी पार्टिकल हो, ही प्रपोज्ड दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग मोमेंटम हैज एन एसोसिएटेड वेवलेंथ। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल में मोमेंट है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होकर चलेगी। ठीक है, दैट मीन्स लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये होता है वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली, या फिर एच अपॉन एम वी। क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से उसकी जो वेव एसोसिएट उसके साथ होकर चल रही है, जो वो वेव नेचर कंटेन करके चल रहा है, वो उसकी वेवलेंथ लैम्डा फाइंड आउट होकर आएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है? बेसिकली वो एडवांटेजेस ज़्यादा पूछता है। ठीक है, लेकिन एडवांटेजेस बार बार पूछ रहा है, हो सकता है डिसएडवांटेज भी पूछ ले, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। पहले एडवांटेज पे फोकस करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज लाइट वेट एंड मोर कॉम्पैक्ट। लाइट वेट होता है और हाईली कॉम्पैक्ट। One of the most significant advantages of the fiber is their ability to transmit enormous amount of data in either digital or analog form। यानी कि बहुत सारे डेटा को एक साथ ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो। द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द ऑप्टिकल फाइबर। जो एक्सटर्नली वहाँ पर कोई लॉसेज आते हैं तो उसको मिनिमाइज करता है, बहुत कम से कम इंट्रोड्यूस करता है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। रडार एंड अदर सिग्नल विल नॉट कॉज डिस्टर्बन इन ऑप्टिकल फाइबर, इट हैज़ हायर बैंडविड्थ। यानी कि रडार या अदर कोई सिग्नल इतना ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं फाइबर को। ठीक है, डिसएडवांटेज में कॉम्प्लेक्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स या इक्विपमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर्म में होते हैं। फाइबर इज मोर वल्नरेबल टू फाइबर फ्लक्स एट ग्रेटर ऑप्टिकल पावर। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये फाइबर फ्लक्स जो ग्रेटर होता है, ऑप्टिकल पावर जो हम रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर से। नेक्स्ट, स्प्लाइसिंग देम इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली टू मेंटेन देन स्प्लाइसिंग वायर्स। अगर हम नॉर्मल वायर्स के कंपेरिजन में इसको देखें तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है ना।
नेक्स्ट, इट इज एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि सभी एरियाज में अगर देखें हम, या एक जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है, छोटे कुछ टॉपिक हैं दो, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अगर वो आपसे पूछ लेता है या डिफाइन करा लेता है तो वो क्या है, तो फेज वेलोसिटी अगर पूछेगा तो एक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सुपर इम्पोज्ड ओवर ईच अदर इज कॉल्ड ए वेव पैकेट। इसमें तो उसने ये बताया है कि ग्रुप है जिसमें बहुत सारी वेव्स सुपर इम्पोज्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, वो आपका वेव पैकेट कहलाएगा। तो एक डेफिनेशन ये भी पूछ लेगा कि वेव पैकेट क्या होता है। तो वेव पैकेट एक ऐसा ग्रुप है जो स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स को सुपर इम्पोज किए होता है ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो अब उस ग्रुप में जो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं तो उनकी जो अलग अलग वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव ऑफ ए वेव पैकेट is known as the phase velocity. That means it is defined as Vp equals to omega upon k. तो ये फेस वेलोसिटी की डेफिनेशन। वहीं पे अगर हम ग्रुप वेलोसिटी देखें तो द एवरेज वेलोसिटी विद विच द वेव पैकेट प्रोपोगेट्स इन द मीडियम इज नोन एज द ग्रुप वेलोसिटी। यानी कि वो वेव पैकेट किस एवरेज सॉरी किस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है या प्रोपोगेट कर रहा है, वो वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। और अगर हम उसको डिफाइन करें, इट इज डिफाइन एज Vg इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, तो ये आपकी ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, ये मिक्सिंग जो मैंने क्वेश्चन की है वो इसीलिए की है, अगर यूनिट वाइज में रख देता तो एक फ्लो बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा सा माइंड चलेगा, क्योंकि एक यूनिट का क्वेश्चन आ गया, फिर हो सकता है दूसरी का आ जाए, फिर हो सकता है फिर पहली का आ जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रहेंगी चीज़ें, आप अपने माइंड पर प्रेशर थोड़ा सा बनाएंगे कि हम पीछे की चीज़ को कनेक्ट करके रखें अपने साथ, है ना। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है वो देख लेते हैं। When two or more waves of same frequency and having constant phase difference between them travels simultaneously in the medium and cross each other, intensity of light changed, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की उनके बीच में रहता है और वो ट्रेवल करती हैं एक मीडियम में और क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो वहां पर उनकी इंटेंसिटी चेंज होगी। जब एक दूसरे को वो कट करेंगी वहां पर इंटेंसिटी चेंज होगी। इंटरफेरेंस इज सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स ऑफ लाइट। तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यानी कि मतलब उनका जो सुपर पोजिशन होगा दो और दो से अधिक वेव्स का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस क्या है, सुपर पोजिशन है इसका वेव्स का। और टाइप्स क्या हो गए आपके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलें तो दो सेम फ्रीक्वेंसी या दो से अधिक सेम फ्रीक्वेंसी या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज्ड करती हैं देन वी गेट द इंटरफेरेंस। और दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आगे आते हैं। आगे क्या है, कोहेरेंट सोर्स पूछ लेगा। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, अभी हमने पीछे इनकोहेरेंट सोर्स के साथ कंपेयर किया था, तो अब हम कोहेरेंट सोर्सेज देख लेते हैं। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट लाइट विच हैव ऑलवेज ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे यदि उनके द्वारा जो एमिट लाइट है उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। इट मीन्स दैट टू सोर्सेज मस्ट एमिट रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो सोर्स है डिफरेंट वो सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे।
आप चाहे यहाँ मेज़र कर लो इन दो या दो से अधिक वेव्स को, चाहे आप यहाँ मेज़र कर लो, आप हमेशा कांस्टेंट फेज डिफरेंस ही इनके बीच में देख रहे होंगे। तो दीज आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस को अचीव करने की। तो मेन कंडीशंस फॉर सस्टेन या अचीव द इंटरफेरेंस, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इतने ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द लाइट सोर्स ऑफ एमिटिंग लाइट वेव शुड बी कोहेरेंट। जो 2 लाइट सोर्सेज हैं जो एमिट करेंगे लाइट को, वो कोहेरेंट होने चाहिए। 2 सोर्स मस्ट एमिट कंटिन्यूस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उन दोनों सोर्सेज से जो लाइट एमिट हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की हो या फिर सेम फ्रीक्वेंसी। द सेपरेशन बिटवीन द 2 सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल। दोनों सोर्सेज के बीच में जो लाइट आपकी दे रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन भी कम होना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा। देन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एमिटिंग वेव्स शुड बी इक्वल, यानी कि जो दोनों सोर्सेज से लाइट निकल रही है उनके बीच का एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। द सोर्स शुड बी नैरो, और जिन सोर्सेज से लाइट निकल रही है उनका साइज भी नैरो होना चाहिए। एंड लास्ट, द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, और दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं फॉर अचीविंग द इंटरफेरेंस जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी अगर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे आते हैं। ये 5th यूनिट के मैंने कुछ 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप किए हैं। आई होप इसमें से आपको अगर 5th यूनिट में से 2 नंबर का क्वेश्चन वो पूछेगा तो आप यहाँ से कवर अप कर लेंगे। एक क्वेश्चन या 2 बनेगा तो मुझे आशा है कि यहाँ से क्वेश्चन वो बन जाएगा इन 3 स्लाइड से ही। तो पहले हम देख लेते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। 5th यूनिट आपकी सुपर कंडक्टर की है तो वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर थोड़ा डीप में देख लेते हैं। इस सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट कैन conduct electricity or transport electrons from one atom to another with no resistance। यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसे टाइप का मटेरियल है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम बोले ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है एक एटम से दूसरे एटम या एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वो विद नो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कहाँ वहां पर कोई भी रुकावट नहीं आती है। दैट मीन्स This means no heat या no sound या any other form of energy would be released from the material when it has reached critical temperature or the temperature at which the material becomes superconductive। तो आप यहाँ से एक चीज और देख रहे होंगे कि सुपर कंडक्टर को अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए आपको उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा, है ना। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचाने पर जब आपका सुपर कंडक्टर बन जाता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो होना स्टार्ट होते हैं या करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, चाहे हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट मटेरियल मस्ट बी इन एन एक्सट्रीमली लो एनर्जी स्टेट, यानी कि वेरी कूल होते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम द सुपर कंडक्टिव। यानी कि ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं वो ठंडे होकर ही सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। अब अगर हम फाइनली डिफाइन करें तो ए सुपर कंडक्टर इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट बिकम्स कोल्डर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर से जब हम उसको और ठंडा कर देंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर जो करंट फ्लो होगा वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो होगा। तो अगर मैं कहूं तो आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे इंसुलेटर, फिर आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, फिर आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, और उसके बाद है ये सुपर कंडक्टर। इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल्स का। तो कंडक्टर है उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, लेकिन सुपर कंडक्टर में फास्ट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है,
0 है। ठीक है, तो अगर व्हाट इज ए सुपर कंडक्टर या व्हाट इज सुपर कंडक्टर अगर आपसे पूछता है तो आप केवल ये एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे 2 नंबर में, यही डेफिनेशन। ठीक है, ये तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक करके बता दिया है क्योंकि मैंने आपको ये प्रोवाइड नहीं कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर और हैं, 2 टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर क्या है? एक टाइप 1 सुपर कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ बेसिक कंडक्टिव एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायरिंग टू द कंप्यूटर माइक्रोचिप। यानी कि जो टाइप 1 का सुपर कंडक्टर है वो मेनली आपका हर जगह पर यूज होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिक वायर्स देख लीजिए या फिर माइक्रोचिप्स देख लीजिए। एट प्रेजेंट टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हैव, जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो क्रिटिकल टेम्परेचर बिटवीन द 0.0000325 डिग्री केल्विन और 7.8 डिग्री केल्विन के बीच में स्टैंडर्ड प्रेशराइज्ड होता है। लेकिन कभी कभी कुछ मटेरियल्स अलग होते हैं, तो वहीं पर लिखा हुआ है सम टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स रिक्वायर incredible amount of pressure in order to reach the superconductive state। यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सुपर कंडक्टिव स्टेट तक पहुंचने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर की ज़रूरत होती है। जैसे वन सच मटेरियल इज सल्फर विच रिक्वायर ए प्रेशर ऑफ 9.3 मिलियंस एटमॉस्फियर्स, दैट मीन्स 9.4 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर चाहिए एंड ए टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री केल्विन। अगर आप यहाँ पर देखें रेंज क्या है, दिस टू 7.8 डिग्री केल्विन, बट सल्फर नीड 17 डिग्री केल्विन टू रीच द सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये टाइप 1 का सुपर कंडक्टर हो गया अगर आपसे वो 2 नंबर में डिफाइन कराता है। एंड आई थिंक लास्ट स्लाइड इज दिस वन, टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। Type 2 superconductor is composed of metallic components such as copper or lead। ये मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कॉपर या लेड। दे रीच ए सुपर कंडक्टिव स्टेट एट मच हायर टेम्परेचर, जबकि आपने देखा वहां पर कूल करना पड़ता है टाइप 1, और ये हाई टेम्परेचर पर आपके सुपर कंडक्टर्स बनते हैं व्हेन कंपेयर टू टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स, है ना। The cause of this dramatic increase in temperature is not fully understood। यानी कि क्यों ये आपका हाई टेम्परेचर की नीड होती है, ये अभी कोई ऐसा फाइनलाइज नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो हाईएस्ट जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है रीच एट द स्टैंडर्ड प्रेशर टू डेट, अभी तक अगर आप देखें तो वो 135 डिग्री केल्विन से -138 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है फॉर गेटिंग द सुपर कंडक्टिव। ठीक है, by a compound that falls into a group of superconductors, एक सुपरकंडक्टर के ग्रुप में आने के लिए उस मटेरियल को। दिस ग्रुप ऑफ सुपरकंडक्टर्स जनरली हैज ए रेशो ऑफ 2 कॉपर्स एटम्स टू 3 ऑक्सीजन एटम्स, है ना। इस फॉर्म में जो कॉम्बिनेशन होगा वो 2 कॉपर्स का और 3 ऑक्सीजन एटम्स का होता है। इज कंसिडर्ड टू बी ए सेरेमिक, है ना। और type second superconductors can also be penetrated by a magnetic field whereas a type first cannot be। अगर हम देखें टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को, तो टाइप सेकंड जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि टाइप फर्स्ट जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स हो गए। सुपर कंडक्टर क्या होता है वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। चलिए फाइनली हम पहुंच गए थैंक यू वाली स्लाइड पर। तो बच्चों आपको सेशन कैसा लगा, उसके लिए आप सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर पहुंच पाता है तो उसका लाभ सभी बच्चे ले सकें, और जो सेक्शन ए है उसमें लगभग 14 में से 12 मार्क्स अचीव कर सकें, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप 12 मार्क्स का जरूर यहाँ से देखेंगे, आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, लेकिन टॉपिक
यही रहेंगे जहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, और मैंने बता दिया इस सेशन की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जैसे ही वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसके तुरंत बाद आपको ये PDF एज इट इज़ वहीं पर ग्रुप में मिल जाएगी। तो तब तक आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे पर, और इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास जताने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही एनकरेज करते रहिए हमारी टीम को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।